प्यारे छात्रों, मैं राकेश सोलंकी आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बार बार बहुत सारे छात्रों के कॉल आए हैं मेरे पास कि क्लास 12 बिजनेस स्टडीज पर एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए। चलते हैं फटाफट वीडियो की तरफ। प्यारे छात्रों, इस वीडियो को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग को हिंदी में बोला जाता है विपणन। तो देखिए, मार्केटिंग के क्या मकसद होते हैं। मार्केटिंग का मकसद होता है सबसे पहले नंबर ऑफ कस्टमर्स को बढ़ाना, अर्थात ग्राहकों की संख्या को बढ़ाना, लाभ को बढ़ाना और कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों को बताना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग आर क्या क्या है। नंबर 1, ग्राहकों की संख्या को बढ़ाना, लाभ को बढ़ाना और लोगों को, ग्राहकों को प्रोडक्ट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देना। एक और ऑब्जेक्टिव हो जाता है, मार्केटिंग हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। अगर हम अपनी कंपनी की मार्केटिंग करते हैं तो वह दूसरों के लिए कहीं ना कहीं जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग को हिंदी में बोला जाता है विपणन। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, विपणन के क्या उद्देश्य हैं। लाभ कमाना, ग्राहकों की संख्या बढ़ाना, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को, ग्राहकों को उचित जानकारी देना तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। कोई भी एक ऐसा काम जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, यानी कि कोई भी एक ऐसा काम जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मुर्गी पालना, मछली पालना और खेतीबाड़ी करना, यह प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। अब बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। कोई भी ऐसा काम जो प्राइमरी सेक्टर पर बेस्ड होता है, जैसे कि मेरा अगर कोई कारखाना है और इसमें क्या बनती है, चीनी बनाई जाती है। तो चीनी जब भी बनेगी जब मेरे पास गन्ने होंगे। तो गन्ने मुझे कहाँ से मिलेंगे? प्राइमरी सेक्टर से। तो सेकेंडरी सेक्टर हमेशा प्राइमरी सेक्टर पर बेस्ड होता है, जैसे कि चीनी बनाने का कारखाना। अब चलते हैं, ये जो प्रश्न जो आपको बता रहा हूं, इज मैनेजमेंट आर्ट और साइंस, क्या प्रबंधन एक कला है या विज्ञान है, यह पेपर में हर साल पूछा जाता है। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट एक कला भी है और मैनेजमेंट एक विज्ञान भी है। मैनेजमेंट इज अ आर्ट और मैनेजमेंट इज अ साइंस। साइंस क्यों बोलेंगे? क्योंकि प्रबंधन में भी कुछ निश्चित फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि हमें अनुशासन का पालन करना है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन करना है। अगर आप कोई प्रबंधन कर रहे हैं और प्रबंधन में आपको सफलता हासिल करनी है और आपको अच्छा बेहतरीन प्रबंधन करना है, अच्छा मैनेजमेंट करना है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूले हैं सब, कि अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, अगर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आपका डिसिप्लिन है, तो आपका बिजनेस हिट होगा। तो ये तो हो गए कुछ फॉर्मूले। जैसे साइंस में कुछ फॉर्मूले होते हैं, ऐसी प्रबंधन में भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। प्रबंधन को हम कला इसलिए बोलेंगे कि प्रबंधन करने का लोगों का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। काम वही है लेकिन अलग अलग लोग उसे अलग अलग तरीके से करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंधन एक कला भी है और प्रबंधन एक विज्ञान भी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूनिटी ऑफ कमांड बहुत बार पूछा जाता है। आदेश की एकता या आदेश की एक रूपता या समानता। आप अगर किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो जो डायरेक्शन देने वाले लोग होंगे उनमें आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको डायरेक्शन कौन देगा। जब कभी भी कोई डायरेक्शन देगा तो वो डायरेक्शन सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि आदेश दिया किसने है, ये भी बहुत पता होना चाहिए। क्या किसी कर्मचारी ने कहा है, या किसी चपरासी ने कहा है, क्या एक मैनेजर ने कहा है, या एचओडी ने कहा है। तो इसको बोलते हैं आदेश की एकता। यानी किसी भी कंपनी के अंदर जो आदेश दिया जाए कर्मचारियों को, वो समान आदेश दिया जाए, जिससे उनके अंदर कोई भी भ्रम पैदा न हो और वो अच्छी तरीके से अपने काम को कर सकें। उदाहरण में एक बार फिर देता हूं, जैसे कि कहा गया कि कल सबको 8 बजे ऑफिस आना है, तो वो सभी को आना है और सभी लोग 8 बजे ही ऑफिस पहुंचेंगे। आदेश एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए जो वास्तव में आदेश देने लायक हो, और आदेश वो देगा, वो सभी व्यक्तियों को समान आदेश देगा, सभी कर्मचारियों को समान आदेश देगा। इसे बोलते हैं आदेश की एकता। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन की विशेषताएं। जब भी हम प्रबंधन करते हैं तो उसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट एक 24/7 एक्टिविटी होती है। प्रबंधन
लगातार चलने वाली क्रिया है। प्रबंधन 24/7 होता है। और प्रबंधन जो होता है मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि बहुत सारी दिशाओं में होता है। प्रबंधन एक दिशा में आगे नहीं बढ़ता, प्रबंधन बहुत सारी दिशाओं में आगे बढ़ता है। प्रबंधन लगातार चलने वाली क्रिया है। प्रबंधन जो किया जाता है मैनेजर्स द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। प्रबंधन करने के लिए प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करने के लिए प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मैनेजर्स। ये थी प्रबंधन की विशेषता है। प्रबंधन एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, यानी कि प्रबंधन का एक उद्देश्य होता है। और प्रबंधन को करने के लिए जो लोग बैठाए जाते हैं वो अच्छे खासे प्रोफेशनल होते हैं। तो ये थी प्रबंधन की विशेषताएं। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ गुड सेल्स पर्सन, यानी कि अगर कोई अच्छा सेल्स पर्सन है तो उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। यानी कि सेल्स पर्सन को हिंदी में बोलते हैं विक्रयकर्ता। विक्रयकर्ता यानी कि जो आपका सेल्समैन है, सेल्स बॉय है, सेल्स गर्ल है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। गुड अपीयरेंस होना चाहिए, गुड कमांड ओवर लैंग्वेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट की उसे अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, ग्राहकों का सम्मान करना आना चाहिए, किसी भी ग्राहक को गलत सलाह ना दे, ग्राहक को भ्रमित करने की कोशिश ना करे। अच्छा सेल्समैन हमेशा कंपनी के लिए काम करता है और कोशिश करता है कि कंपनी को अधिक से अधिक फायदा हो। तो ये थे अच्छे सेल्समैन के गुण। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस, यानी कि जब बिजनेस होता है, जब व्यापार करते हैं, उसमें कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व। देखिए बिजनेस कोई भी हो, कोई भी किसी तरह का बिजनेस है, उसमें कम्युनिकेशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है। अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो उससे कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो बहुत जल्दी आसानी से समाधान हो जाएंगी, यानी कि सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा कम्युनिकेशन होता है तो ग्राहक भी खुश रहता है। अच्छे कम्युनिकेशन से कर्मचारी भी खुश रहते हैं। अच्छा कम्युनिकेशन अधिकतर रिटर्न में होता है। अच्छा कम्युनिकेशन समय पर होता है। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत यानी कि जब कोई कंपनी काम करती है तो उसमें लोगों को एक दूसरे से बात करने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या महत्व है। ग्राहकों की समस्या का समाधान हो जाता है, कंपनी का मुनाफा भी बढ़ता है, कंपनी की गुडविल भी बढ़ती है और कंपनी को बहुत सारे कस्टमर भी मिल जाते हैं, क्योंकि कस्टमर कहते हैं यहाँ पे हमारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। कर्मचारी भी खुश रहता है, बॉस भी खुश रहता है। तो ये सब अच्छे कम्युनिकेशन के फायदे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं विपणन मिश्र। देखिए जब भी कंपनी, कोई भी कंपनी हो, कोई मार्केटिंग करने जाती है तो उसे 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1 प्राइस, नंबर 2 प्रोडक्ट, नंबर 3 प्रमोशन, नंबर 4 प्लेस। इसको बोलते हैं हम 4P। यहाँ पे 4P हैं, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस। इनको हिंदी में बोला जाता है मार्केटिंग मिक्स। यानी कि जब भी कोई कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाती है तो उसको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो अपने प्रोडक्ट की क्या कीमत तय करे, प्रमोशन कैसे करना है, किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करना है, और प्रोडक्ट क्या है उसका, और किस स्थान पर प्रमोशन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक कंपनी है कोका कोला, उसने अपना एक प्रोडक्ट बनाया कोका कोला, ठीक है। प्रोडक्ट तो हो गया यहाँ पे कोका कोला। अब उसने कीमत रखी इसकी बोतल की, छोटी वाली की 10 रुपए, ये उसने प्राइस सेट कर दिया। अब प्रमोशन कैसे करेगी। जब भी कोई कंपनी, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कोका कोला कंपनी है, अपना प्रमोशन करती है तो उसको क्या करना पड़ता है। प्रमोशन के लिए वो टीवी पे ऐड करती है या न्यूज़पेपर में ऐड देती है। वो कभी बैनर नहीं लगवाती, कभी पोस्टर नहीं लगवाती, और हाँ बड़े बड़े होर्डिंग्स तो जरूर लगते हैं, लेकिन पर्चे तो नहीं बटते आपको कभी भी कि कोका कोला 10 रुपए में मिलेगा, आप कोका कोला पी लीजिए। उनका एक तरीका होता है कि प्रमोशन कैसे करना है और प्लेस, किस स्थान पर प्रमोशन करना है। ये लोग जब होर्डिंग्स भी लगाते हैं तो ऐसी जगह सेलेक्ट करते हैं, किस चैनल के थ्रू प्रमोशन करना है, टीवी पे किस चैनल पे आएगा। तो ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसे बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स और विपणन मिश्र। अच्छा प्रश्न है, अधिकतर पेपर में आ जाता है। डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है आपका उत्पाद मिश्र अर्थात प्रोडक्ट मिश्र। देखिए प्रोडक्ट मिश्र क्या होता है। जब भी कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है तो उसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही क्लियर बताना पड़ता है। जैसे कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, किस ब्रांड में बनाया गया है, प्रोडक्ट का साइज कितना रहेगा, किस कलर का है, क्या उसकी प्राइस है, और उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। तो इसे बोलते हैं हम
प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, उसका नाम प्रोडक्ट का, जैसे कि मैंने बताया मैगी, ये हो गया प्रोडक्ट का नाम। ठीक है जी। साइज, कितने साइज का आ रहा है, किस कलर में आ रहा है, क्या प्राइस में आ रहा है, क्या टेक्नोलॉजी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट यानी कि कौन कौन से उसमें कंपोनेंट, कौन कौन सा उसमें मिर्च मसाला जो कुछ भी लगाया गया क्या क्या है। तो ये सारा का सारा हमें बताना पड़ता है प्रोडक्ट मिक्स में। और हमें का यहाँ पे मतलब है बिजनेस, बिजनेस यानी कि व्यापार, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट मिक्स। अब बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को बोलते हैं व्यावसायिक पर्यावरण। देखिए, व्यावसायिक पर्यावरण एक ऐसे हालात होते हैं जिसमें कोई भी कंपनी व्यापार करना चाहती है या व्यवसाय करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। अगर आपको एक होटल खोलना है तो आप होटल कहाँ खोलेंगे? मैं आपको विकल्प देता हूँ, आप होटल बिहार में खोल लीजिए, आप होटल दिल्ली में खोल लीजिए। निश्चित रूप से आप कहेंगे मैं दिल्ली में होटल खोलूंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्राहकों की संख्या ज़्यादा है, पॉलिटिकल कंडीशन भी आपके फेवर में है, टूरिस्ट भी बहुत सारे दिल्ली ही आते हैं, आपको लेबर भी अच्छी दिल्ली में मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी भी अच्छी दिल्ली में मिल जाएगी, और ऐसे लोग जो खर्चा करते हैं, जो होटल्स में रहते हैं या होटल में जाना पसंद करते हैं, उनकी संख्या बिहार की तुलना में, ये नहीं कह रहा कि बिहार में लोग होटल में नहीं जाते, जाते हैं भाई, क्यों नहीं जाते, लेकिन बिहार की तुलना में अधिक जो लोगों की संख्या है वो दिल्ली में होटलों में जाती है। यहाँ पे बड़े बड़े फंक्शंस भी होते रहते हैं, इंटरनेशनल इवेंट होते रहते हैं, तो आप अपना होटल का बिजनेस कहाँ खोलोगे? ऑब्वियसली दिल्ली में। तो इस सब को ही बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि ऐसे फैक्टर जो बिजनेस को प्रमोट करते हैं। जैसे यहाँ बात करते हैं, कुछ होते हैं राजनीतिक कारण, यानी कि पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है। हो सकता है आपको होटल खोलना है, आपको बिहार की गवर्नमेंट इतना सपोर्ट ना करे जितना कि दिल्ली की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो आप बोलेंगे मैं ना दिल्ली में होटल खोल लेता हूँ। फिर आर्थिक, इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी होते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप होटल खोल सके, या फिर आप ढाबा ही खोलना चाहते हैं। या फिर रिलीजियस फैक्टर्स, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर टूरिस्ट बहुत जाते हैं, जैसे माता रानी का दरबार हो गया, तो वहाँ पे भी बहुत सारे होटल ढाबे बहुत ज़्यादा चलते हैं, है ना। जैसे हम हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ पे भी होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छी चलती है। अब आते हैं सामाजिक कारण, समाज के लोग उस बिजनेस को कैसे देखते हैं, तो ये भी तो कई सारी वजह होती हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी, जहाँ पर भी हमें अच्छी और सस्ती टेक्नोलॉजी मिलेगी हम अपना बिजनेस वहीं पे करेंगे। फिर आते हैं कच्चे माल की उपलब्धता। कोई भी बिजनेस बिना कच्चे माल की उपलब्धता के आगे नहीं बढ़ सकता। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है कि जहाँ पर भी कच्चे माल की उपलब्धता होगी मैं बिजनेस वहीं पर खोलूंगा। तो ये था आपका बिजनेस एनवायरनमेंट प्रश्न। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।